जी नमस्कार, स्वागत है विताना एजुकेशन के ऑनलाइन क्लासेस में। और हम लोग मध्यकालीन भारत के इतिहास को पढ़ रहे थे, जिसके अंतर्गत हमने इससे पहले मुगल वंश को प्रारंभ किया था। और मुगल वंश में हमने बाबर और हुमायूं को समझा था। और हुमायूं के बाद हम देखेंगे कि जब 1540 में चौसा का युद्ध और बिलग्राम का युद्ध होता है, तो यहाँ से मुगलों का लगभग पतन हो गया और वहाँ पर शेर शाह सूरी का जो है स्थापना हो जाता है, यानी शेर शाह सूरी का जो है सल्तनत शुरू हो जाता है और सूर साम्राज्य का जो है यहाँ पर स्थापित हो जाता है। फिर इसके बाद जब मच्छीवाड़ा का युद्ध और सरहिंद का युद्ध होता है 1566-65 में, तो हम देखेंगे कि उसके बाद जो है 1555-56 में जब मच्छीवाड़ा का युद्ध होता है और सरहिंद का युद्ध होता है, तो वहाँ से पुनः जो है ये सत्ता स्थापित हो जाता है, आपके मुगल वंश का सत्ता शुरुआत हो जाता है। और उसी के बाद 1556 में जब हुमायूं का मृत्यु होता है पुस्तकालय के सीढ़ियों से गिरकर, तो उसके बाद जो है अकबर शासन में आ जाता है। तो आज का विशेष टॉपिक हमारा है अकबर के बारे में हम समझेंगे कि अकबर ने कौन कौन से नीतियों को अपनाया, किस तरीके से अपने शासन व्यवस्था को चलाया, और इसको जानने का प्रयास करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। लेट्स अंडरस्टैंड। हम समझेंगे अकबर जो है, अकबर का मूल नाम जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर है। जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर जो है 1556 से लेकर और 1605 ईस्वी तक इसका सत्ता यानी इसकी शासन चलता है। अब अकबर यह वह दौर था, इसका प्रारंभिक जीवन जो देखेंगे कि जो इसका बचपन का जो जीवन काफ़ी कठिन परिस्थितियों से निकलता है। कारण कि जब 1540 ईस्वी में चौसा का युद्ध और बिलग्राम का युद्ध हुआ था, तो उस समय यहाँ से हुमायूं भारत छोड़कर एशिया की तरफ निकल गया। और वहाँ पर हम देखेंगे कि एशिया की तरफ जाने के बाद वह काफ़ी इधर उधर स्ट्रगल कर रहा था। उसी क्रम में वह अपने भाई के गुरु की पुत्री, जिसे हमीदा बानो बेगम कहेंगे, उनसे विवाह कर लेता है। और विवाह के बाद जो है उससे एक पुत्र का जन्म होता है। और पुत्र का जन्म जो होता है अकबर, और यही शरण मांगता है एशिया में अमरकोट के राणा विरसाल के यहाँ, वहाँ शरण मिलता है और वहाँ जन्म होता है अकबर का। और फिर अकबर को वहाँ से छोड़कर फिर वापस निकल जाता है और अपने दासियों को वहाँ पे लगाता है उसके संरक्षण के लिए। तो शुरुआती जो क्षण था अकबर का, उस समय मुनीम खां उसका संरक्षक हुआ करता था। उसी समय हम देखेंगे कि इसका जन्म जो है 15 अक्टूबर 1542 को अमरकोट के राणा विरसाल के यहाँ हुआ। अमरकोट के राणा विरसाल के यहाँ जो है 15 अक्टूबर 1542 को अकबर का जन्म होता है। और इसके पिता का नाम आप समझ गए होंगे, हुमायूं, और इनकी माता का नाम जो है हमीदा बानो बेगम। जिस वक्त हमने हुमायूं का टॉपिक पढ़ाया था, उस समय हमने हमीदा बानो बेगम से संबंधित आपको परिचय दिया भी था। इसी तरीके से जब हुमायूं की मृत्यु हो जाती है 1556 में पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर, तो आनन फानन में होता क्या है कि इसका जो पुत्र जो था मात्र 14 वर्ष का, उसे राज्याभिषेक कराया जाता है कलानौर में, यानी कलानौर जो वर्तमान में पंजाब में है, यही राज्याभिषेक 14 फरवरी 1556 कराया जाता है। तो यह डेट आपको ध्यान में रखना होता है कि अकबर का राज्याभिषेक कब हुआ था। तो यह डेट बहुत आसानी से याद हो जाएगा, 14 फरवरी, जो कि वैलेंटाइन डे के रूप में भी हम लोग जानते हैं। तो 14 फरवरी और 1556 को जो है अकबर का राज्याभिषेक होता है। कहाँ पर? तो कलानौर में होता है, जो पंजाब का क्षेत्र है। इसी तरीके से अकबर के बारे में जो विशेष इतिहास की जो जानकारियाँ जो मिलती है, अबुल फजल के द्वारा लिखी हुई एक पुस्तक अकबरनामा के द्वारा मिलती है। और यही अकबरनामा की ही तीसरी जो अध्याय है, जिसका नाम है आईने अकबरी की भी रचना जो है अबुल फजल ने ही किया था। तो यहाँ से प्रश्न आता है कि आईने अकबरी की रचना किसके द्वारा की गई? अबुल फजल के द्वारा की गई। या फिर अकबरनामा की रचना किसने की? तो अबुल फजल के द्वारा की गई। इसके बाद जब राज्याभिषेक होता है, तो राज्याभिषेक यानी हुमायूं की मृत्यु के बाद उसका हुमायूं का जो वजीर अर्थात प्रधानमंत्री जो था बैरम खां, यह बैरम खां के संरक्षण में अकबर आ जाते हैं। तो बैरम खां का संरक्षण 1556 से लेकर 1560 तक रहता है। और इसी क्रम में देखेंगे अकबर मात्र 14 वर्ष का था। और यह 14 वर्ष की आयु में जब उसके पिता की मृत्यु हो जाती है, तो वह बादशाह बना। और अतः वह प्रारंभिक जीवन में बैरम खां के संरक्षण में रहा और बैरम खां के संरक्षण के अंतर्गत ही वह कोई भी कार्य किया। इसी तरीके से इसके बाद हम देखेंगे कि इसके साथ जो युद्ध होता है, वह अकबर अर्थात अभी तो अकबर 14 वर्ष का एक बालक था, उसके संरक्षक बैरम खां और हेमू के बीच जो है एक युद्ध होता है। नाम है पानीपत का द्वितीय युद्ध। यह युद्ध 5 नवंबर 1556 को होता है।
यह वह दौर था जिस वक्त हुमायूं की मृत्यु होने के बाद यानी दिल्ली का सूबेदार के रूप में तारदी बेग को वहां पर नियुक्त कर दिया जाता है। और तारदी बेग वहां का जब सूबेदार थे उस समय हुआ क्या कि जब यह पता चलता है आदिल शाह के सेनापति हेमू को, तो वह दिल्ली पर चढ़ाई कर देता है और वहां पर तारदी बेग को खदेड़ने में सफल रहता है। और तारदी बेग जब वहां से उसको खदेड़ देता है तो तारदी बेग पुनः बैरम खां के पास जाती है पंजाब में, और वहां पर कहती है कि अब दिल्ली हमारे हाथों में नहीं रहा, हम दिल्ली को नहीं जीत सकते क्योंकि हेमू के पास एक विशाल सेना है। और यही नकारात्मक बातें कहने की वजह से हेमू ने तलवार निकालकर तारदी बेग की हत्या कर देता है और पुनः जो है फिर दिल्ली पर चढ़ाई के लिए निकल चलता है। और वही अकबर अर्थात बैरम खां के और हेमू के बीच एक युद्ध होता है। उस युद्ध का नाम पानीपत का द्वितीय युद्ध है और यही 5 नवंबर 1556 को पानीपत की जगह पर होता है। इसी तरीके से अकबर जब पंजाब में था तब वह आदिल शाह के सेनापति, मैंने बताया आदिल शाह यह एक अफगान शासक था, और वही आदिल शाह के सेनापति अर्थात उसका प्रधानमंत्री कहिए हेमू ने दिल्ली पर आक्रमण किया और उसने सूबेदार जो तारदी बेग था उसे हराकर दिल्ली पर अधिकार कर लिया। उसने इस अवसर पर विक्रमादित्य की उपाधि भी ली। तो यह ऐसा 14वां शासक था जिसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण किया था। 14वां शासक था जिसे हेमू जो हिंदू ऐसा शासक था जो दिल्ली पर अधिकार कर लिया और उसने विक्रमादित्य की उपाधि भी धारण किया। इसी तरीके से 5 नवंबर 1556 को युद्ध जब होता है, 5 नवंबर 1556 को हुमायूं और अकबर के बीच जब युद्ध होता है पानीपत का द्वितीय युद्ध, तो एक भीषण युद्ध देखने को मिला, भयंकर युद्ध हुआ। उस युद्ध में हेमू जीत रहा था, लेकिन अंतिम क्षणों में जब हेमू की आंख में तीर लग जाता है और वह हाथी पर सवार था, और हाथियों पे देखिएगा एक जो है चबूतरा की तरह बनाया जाता और उसी चबूतरे के अंदर जो है वह गिर जाता है। तो ऐसे सेना को लगता है कि हेमू मारा गया और हेमू नहीं दिखाई दे रहा है और सेना में अफरा तफरी मच गई और इस तरीके से जो है हेमू को बंदी बना लिया जाता है। और बंदी बनाने के बाद पुनः बैरम खां के पास जब उसके सामने लेकर आया जाता है तो उसके गर्दन को काट देता है बैरम खां हेमू को। तो इस तरीके से पानीपत का द्वितीय युद्ध 5 नवंबर 1556 को हुआ और इस युद्ध में हेमू और अकबर के बीच हुआ। हेमू की आंख में तीर लगी, हेमू की पराजय हो गई और उसके बाद बैरम खां ने हेमू का सिर काट देता है जब उसे गिरफ्तार करके उसके सामने लेकर आया जाता है। इस प्रकार दिल्ली पर अकबर का शासन स्थापित हो गया। तो यहाँ से एक प्रश्न बनता है कि दिल्ली पर अकबर का शासन किस युद्ध के बाद हुआ? तो पानीपत का द्वितीय युद्ध के बाद जो है दिल्ली पर अकबर का जो है सत्ता स्थापित हो जाता है। 1556 से लेकर 1560 ईस्वी तक वह बैरम खां के संरक्षण में रहा और बैरम खां को वजीर पद पर रहा, अर्थात वह प्रधानमंत्री के पद पर वह कार्य कर रहा था। इसी क्रम में हम आगे समझेंगे कि बैरम खां की मृत्यु किस प्रकार होती है। बैरम खां की मृत्यु 1562 ईस्वी में होती है। अकबर ने कुछ सरदार एवं धाई महम अनगा ने इसको भड़काया कि जो है बैरम खां आपके लिए सही नहीं है, और यही धाई माँ के भड़काने की वजह से अकबर ने बैरम खां को मक्का जाने का आदेश दिया। यही मक्का जाने का आदेश देने के बाद फिर वापस देखिएगा कि अकबर और बैरम खां के बीच एक युद्ध होता है। इस युद्ध का नाम तिलवारा का युद्ध है और यही तिलवारा का युद्ध होता है जिसमें बैरम खां पराजित होता है। और बैरम खां पराजित होने के बाद उसे 3 विकल्प दिया जाता है। 3 विकल्प दिया जाता है, या तो आप सूबेदार बन जाइए, या फिर आप हमारे संरक्षण में आ जाइए, या फिर आप जो है मक्का चले जाइए। तो इस तरीके से इसे 3 विकल्प दिया जाता है। उसने पुनः मक्का जाने का निर्णय लिया और वही मक्का जाने के क्रम में ही पाटन में, अर्थात गुजरात का एक क्षेत्र है पाटन, और पाटन में मुबारक खां जो अफगान शासक था, इसके मुबारक खां के पिता की हत्या जो है बैरम खां ने की थी और यही इसका बदला लेने के लिए मुबारक खां ने बैरम खां की हत्या कर देता है। तो यहाँ पर 1556 आप देखेंगे कि 62 में बैरम खां की मृत्यु हो जाती है मुबारक खां के हाथों। इस तरीके से अकबर ने बैरम खां की विधवा सलीमा बेगम से विवाह कर लिया और बैरम खां की विधवा सलीमा बेगम से विवाह कर लिया और उसके पुत्र अब्दुल रहीम को उसे शिक्षा दीक्षा देने का कार्य भी किया, जो बाद में खान खाना की उपाधि अब्दुल रहीम को देता है और इसे अपने नवरत्नों में शामिल भी करता है। इसी तरीके से इसका जो है एक पर्दा शासन से संबंधित कुछ क्वेश्चन आता है जिसे पेटीकोट शासन भी कहते हैं। यह वह दौर था 1560 से लेकर और 1500
तक, कहीं कहीं 1560 से 1562 भी पर्दा प्रथा भी कहा जाता है। तो विशेष रूप से इस समय यह वह दौर था जिस समय शासन पर अधिकार उसकी ढाई माह का मतलब हो गया कि वह एक दासी के रूप में जो कार्य कर रही थी, जो अकबर का देख रेख कर रही थी, उसे ढाई माह कहा जाता है। और ढाई माह महम अनगा और उसके पुत्र आदम खां और पुत्री जीजी अनगा का जो है वर्चस्व था दिल्ली सल्तनत पर। तो उसी को पेटीकोट शासन और पर्दा प्रथा भी कहा जाता है और इसी के संरक्षण में अकबर भी धीरे धीरे बड़ा हो रहा था। और आदम खां ने मालवा को लूटा 1561-62 और लूट का अधिकांश भाग जो है अपने पास रख लिया। और इसी तरीके से आदम खां को जो है मृत्यु दंड भी दिया गया। 1562 में महम अनगा की मृत्यु हो जाती है 1562 में। इसके उपरांत 1564 तक पर्दा शासन जो है पूर्णतः क्या होता है, समाप्त हो जाता है। और यही एक हरम दल भी था यहाँ पर, और हरम दल से यह मुक्त भी हो जाता है 1564 पे। इसी तरीके से अब अकबर जो है अकेला अपने साम्राज्य का विस्तार करना शुरू करता है और इसने मालवा पर 1561 ईस्वी में शासक बाज बहादुर था और आदम खां के नेतृत्व में उसने युद्ध किया और मालवा को पराजित किया। ठीक इस तरीके से चुनार का युद्ध हुआ 1561 में। इस समय भी आसम खां ने किले को जीत लिया। आगे जो है गोंडवाना में एक भयंकर युद्ध होता है और इस समय गोंडवाना की जो है शासक वीर नारायण, और यह भी जो देखिएगा कि वीर नारायण एकदम बालक था। इसके यहाँ पर वीर नारायण की माता दुर्गावती यहाँ पर नेतृत्व कर रही थी और दुर्गावती ने अकबर के साथ दो हाथ की और भयंकर युद्ध हुआ और काफ़ी अंतिम क्षणों तक वह जो है युद्ध में लड़ती रही। और जब उसे ऐसा लगा कि हम हार रहे हैं अकबर से, तो उसने अपने सेनापति से कहा कि सेनापति मुझे मार दो, अगर सेनापति मुझे मार दो, चूंकि मैं अपनी आंखों अपने पुत्रों की हत्या होते हुए नहीं देख सकती हूँ। तो सेनापति उसे मारने से इनकार कर देता है। वह स्वयं तलवार निकलती है और अपने आप को जो है मार लेती है। और यही दुर्गावती ने एक मर्द की तरह लड़ने का कार्य भी किया था। 1564 में किले पर मुगलों का यहाँ पर अधिकार हो जाता है और इस समय भी आसफ खां का ही नेतृत्व में यहाँ पर युद्ध होता है। इसी तरीके से अकबर का युद्ध राजस्थान के राजपूतों से होता है 1563 में। और राजस्थान के राजपूत में आमेर में, यहाँ पर आमेर जो जयपुर का जगह है, यहाँ पर राजा भारमल अर्थात बिहारी मल के साथ युद्ध की नीति बनाते हैं। लेकिन भारमल जो है वह स्वयं स्वेच्छा से अपनी अधीनता अकबर के सामने स्वीकार कर लेते हैं और अपनी पुत्री हरकाबाई अथवा हरखाबाई, यहाँ पर कहीं कहीं जो बिहारी मल अथवा भारमल थे, भारमल की पुत्री हरकाबाई या हरखाबाई, जिसे जोधा कहा जाता है, और जोधा का विवाह अकबर से कर दिए। तो यहाँ पर आता है कि जोधा का वास्तविक नाम क्या था, तो हरकाबाई अथवा हरकाबाई कहेंगे। तो हरकाबाई से विवाह कर देते हैं जो कि भारमल की पुत्री थी। इस तरीके से मेवाड़, इस समय चित्तौड़ का शासक जो है, मेवाड़ पर अधिकार करने के लिए इस समय चित्तौड़ का शासक उदय सिंह हुआ करते थे। और 1567 में अकबर ने आक्रमण किया और उस समय उदय सिंह को पराजित कर दिया। और फिर देखेंगे कि 1572 में राणा प्रताप जो है चित्तौड़ को अपने अधीनता में ले लेते हैं और राणा प्रताप शासक बन जाते हैं चित्तौड़ का। और 1572 में राणा प्रताप एक शक्तिशाली जो है राजा के रूप में वहाँ पर चित्तौड़ का जो है शासन संभालते हैं। और 1576 में एक युद्ध होता है जो हल्दी घाटी का युद्ध कहा जाता है और अकबर और राणा प्रताप के बीच होता है। एक भयंकर युद्ध होता है और इस युद्ध में देखिएगा कि इस युद्ध में जो है हल्दी घाटी के युद्ध में राणा प्रताप विजयी होते हैं और अकबर वहां से भाग निकलने में कामयाब होते हैं। इस समय जो है 1576 ईस्वी में मान सिंह, आसफ खां और राणा प्रताप और हकीम खां और इन सभी के बीच में जो है एक भयंकर युद्ध होता है। अकबर ने राजपूतों को राजपूतों के साथ लड़ाने का काम किया। अब देखेंगे राणा प्रताप सिंह एक राजपूत थे और इनके सामने जो है अमर सिंह को, इनके सामने जो है देखिएगा कि मान सिंह को सामने रखता है और इन दोनों के बीच में युद्ध कराने का काम करता है। फिर भी जो है राणा प्रताप यहाँ पर विजयी होते हैं, चूंकि जो हल्दी घाटी का जो क्षेत्र है विशेषकर अरावली पर्वत वहाँ पर है और अरावली पहाड़ियों की जानकारी राणा प्रताप को बेहतरीन जानकारी था। और राणा प्रताप एक प्रमुख सेनापति, इनकी खुद की कद काठी आप देखेंगे कि 7 फीट इनकी हाइट थी और 10 केजी का जूता पहना करते थे, लगभग 70 केजी का जो है कवच पहनकर और 2 धारी तलवार लेकर। और जब युद्ध में निकलते थे तो इसके सामने कोई टिकने का नाम नहीं लेते थे।
इसने राणा प्रताप सिंह ने एक तलवार की धार से अकबर के सेनापति को जो है उसका सर काट दिए, और सर काटते काटते उनके घोड़े का भी सर एक ही तलवार की धार से काट देते हैं। एक मजबूत शासक के रूप में राणा प्रताप सिंह यहाँ पे रहते हैं। और हल्दी घाटी का युद्ध राणा प्रताप सिंह और अकबर के बीच होता है, और अकबर इसके बाद जो है डर जाता है, और इतना डरा रहता है कि जब अकबर सोने जाता था तो शाम को हमेशा अपने जो दरबारी को कहा करता था कि कभी राणा प्रताप का नाम मत लेना, नहीं तो सपने में कहीं मेरे सामने राणा प्रताप ना आ जाए। तो बहुत डरा हुआ रहता था। और यही एक ऐसा क्षेत्र था चित्तौड़, जिसे अकबर जो है जब तक राणा प्रताप का शासन रहा तब तक उस क्षेत्र को वह नहीं जीत पाया। तो यही एक युद्ध था हल्दी घाटी का युद्ध, जिसमें अकबर जीत नहीं पाता है। और इसके बाद जो है जब राणा प्रताप की मृत्यु हो जाती है 1597 में, राणा प्रताप की मृत्यु का यह स्टोरी मिलता है कि राणा प्रताप एक अभियान में शेर को जो मारने जा रहा था तो शेर से घायल हो जाते हैं, और घायल होने के बाद जो है काफी घायल होने के बाद जो है बीमार स्थिति में चले जाते हैं। 1597 में उनकी मृत्यु हो जाती है। और इसके बाद इनका पुत्र अमर सिंह शासक बनते हैं। इसके बाद की घटना जो है गुजरात का अभियान चलता अकबर का, जो 1572 में होता है, और अकबर ने स्वयं गुजरात पर आक्रमण किया और सूरत को जीत लिया। फिर इसके बाद 1573 में पुनः गुजरात की विद्रोह को दबाया। गुजरात में जो हो रहे विद्रोह 1573 में इसे दबाने का कार्य भी अकबर ने किया। इसी तरीके से बिहार और बंगाल पर इसने अभियान किया, और बिहार बंगाल 1574 और 76 में दाऊद खां के विरुद्ध जो है मुनीम खां की संरक्षण में मुनीम खां सेनापति था, और मुनीम खां और अकबर ने बिहार और बंगाल क्षेत्रों में 1574-76 में अभियान करके यहाँ पर जीतने का प्रयास किया। और वहाँ पर उसको जीतने के साथ साथ आप देखेंगे काबुल, कश्मीर, सिंध और बलूचिस्तान, कंधार और इसके जो आपके पूर्वी क्षेत्र उड़ीसा है, इन सभी क्षेत्रों को जो है अपने में शामिल कर लिया। इन सभी क्षेत्रों को इस सभी क्षेत्रों को जीतने का काम जो है अकबर ने किया। तो एक विशाल साम्राज्य की स्थापना कर दी। इसीलिए इसे कहा जाता है अकबर को कि मुगल वंश का वास्तविक संस्थापक जो है वह अकबर ही है। हालांकि मुगल का संस्थापक जो है बाबर कहा जाता है, जबकि साम्राज्य का विस्तार करके एक मुगलों का सही सत्ता स्थापित करने का कार्य जो किया अकबर के द्वारा ही किया गया। इसी तरीके से अकबर ने दक्षिण भारत पर अभियान किया, और दक्षिण भारत पर अभियान करके वहां का खान देश दौलताबाद, अहमदनगर, असीरगढ़ का जो है असीरगढ़ को जो अधिकार में ले लेता है। और यही अहमदनगर का नेतृत्व जो है वहां पर चांद बीबी ने किया। इस तरीके से अकबर का जो सबसे अंतिम युद्ध जो था वह असीरगढ़ का युद्ध होता है। यह थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, वीवीआई कई बार एग्जाम में आता है कि अकबर का सबसे अंतिम युद्ध कौन सा था, तो असीरगढ़ का युद्ध था, और यही अंतिम आक्रमण इसका था जो कि 1601 ईस्वी में हुआ। और इसके बाद देखेंगे कि 1601 ईस्वी में इसका युद्ध सबसे अंतिम असीरगढ़ का होता है, और 1605 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो जाती है। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 1605 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो जाती है, अक्टूबर 1605 में। और इसी तरीके से जब मृत्यु होने के बाद आगरा के सिकंदरा में इसे दफनाया जाता है। तो अकबर का जो मकबरा है, यानी अकबर को जब दफनाया गया वह कहाँ पर, तो आगरा की सिकंदरा नामक स्थान पर जो है इसे दफनाया गया। तो यहाँ से भी एक क्वेश्चन आ जाता है अकबर का मकबरा कहाँ पे है, तो आगरा की जो है सिकंदरा में शुरू किया। तो ये वीडियो क्लिप आप समझ गए होंगे कि अकबर का एकदम शुरुआती क्षण था। अगले क्लास में हम दूसरे पार्ट में समझेंगे कि अकबर की प्रशासनिक नीतियाँ क्या थी, और उसने कौन कौन से ऐसे चीज़ों को लागू करवाया भारत में। और इसी तरीके से अकबर के नवरत्नों में शामिल जो व्यक्ति थे उनसे संबंधित जो प्रश्न हमारे एग्जाम में आते हैं उसे समझने का प्रयास करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो क्लिप के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।